हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर 13 अगस्त का द हिंदू का न्यूज़पेपर डिस्कशन। सबसे पहले बात करते हैं एनआईआरएफ की रैंकिंग से, जो कि रिसेंटली रिलीज हुई है। एनआईआरएफ का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। बेसिकली इसका मेन काम यह है कि जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं इंडिया में, उन सबको ये रैंक करता है। तो रिसेंट जो रैंकिंग हुई है उसके अंदर आईआईटी मद्रास जो है उसने टॉप किया है। ओवरऑल अगर पोजीशन से देखें, मतलब ओवरऑल रिसर्च एंड फाउंडेशन, अलग अलग जो पैरामीटर्स वगैरह होते हैं उन सबको अगर कंबाइन कर दे तो जो टॉप किया है वो आईआईटी मद्रास ने किया है। बट अगर हम बेस्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो आईआईएससी बैंगलोर, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर है, उसने बेस्ट यूनिवर्सिटी का दर्जा यहाँ पे प्राप्त किया है। ना आईआईटी मद्रास पिछले 6 साल से लगातार टॉप इंस्टीट्यूशन की तरह इमर्ज हो रही है और आईआईएससी बैंगलोर जो है वो लगातार बेस्ट यूनिवर्सिटी बन रही है पिछले 9 सालों से। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल बेस्ट इंस्टीट्यूशन की बात करें तो फर्स्ट पे आईआईटी मद्रास है, सेकंड पे यहाँ पे आईआईएससी बैंगलोर है, थर्ड पे बॉम्बे, दिल्ली, आईआईटी कानपुर, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट आईआईटीज हैं वो यहाँ पर टॉप 5 में आपको दिख रहे हैं, बॉम्बे, दिल्ली एंड कानपुर। क्या क्या इवैल्यूएशन पैरामीटर्स हैं? तो बेसिकली 5 मेन पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर एनआईआरएफ जो है वो रैंकिंग करती है। पहले पैरामीटर होता है टीचिंग के ऊपर, किस तरीके की पढ़ाई यहाँ पर होती है। दूसरा, लर्निंग एंड रिसोर्सेज के ऊपर, किस तरीके की लर्निंग है और क्या क्या रिसोर्सेज उस यूनिवर्सिटी के अंदर प्रेजेंट है। तीसरा, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के ऊपर, किस किस टाइप की प्रैक्टिसेस उस टाइम में होती है, किस टाइप से रिसर्च के ऊपर फोकस किया जाता है। फोर्थ, ग्रेजुएशन के आउटकम्स क्या क्या है। फिफ्थ, आउटरीच और इंक्लूसिविटी क्या क्या है। और एक एडिशनल चीज जो जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो है परसेप्शन, कि लोगों के बीच या फिर स्टूडेंट्स के बीच इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का परसेप्शन कैसा है। ठीक है, तो ये बेसिक पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर किसी भी यूनिवर्सिटी को यहाँ पर रैंक किया जाता है एनआईआरएफ के द्वारा। तो कुछ कंसर्न्स इस बार उठाए गए हैं रिपोर्ट के अंदर, जिसमें ये बोला गया है कि जो अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं उनमें बेसिकली डिग्रीज की जो अवेलेबिलिटी है, मतलब जब डिग्रीज मिलती हैं वो अलग अलग तरीके से मिलती हैं। मेंटरशिप का तरीका अलग है, टीचिंग का असिस्टेंट प्रोग्राम्स का तरीका अलग अलग है। तो बेसिकली हम यहाँ पर वन नेशन वन स्टाइल ऑफ स्कूलिंग के बारे में हम बात नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर हर एक यूनिवर्सिटी का पढ़ाने का तरीका अलग है, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट बुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से वो कोर्स को डिज़ाइन कर रहे हैं। उसके कारण यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं, बट ओवरऑल इंडिया जो है एक अच्छे रास्ते पर जा रहा है। अगर हम एक यहाँ पर ट्रेंड देखें तो जितने भी पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, वो यहाँ पर बेटर पोजीशंस लेकर आ रही है, जैसे आईआईटीज वगैरह हैं। और जो कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि वेलोर इंस्टीट्यूट हो गया, ये लोग भी काफ़ी अच्छे तरीके से इस लिस्ट के अंदर प्रोमिनेंटली सामने आ रहे हैं, जो कि शो करता है कि हमारे एजुकेशन सेक्टर में सिर्फ गवर्नमेंट फंडेड ही नहीं, बट जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है आने वाले टाइम में। अगर हम एनआईआरएफ रैंकिंग्स की बात करें तो ये आने वाले समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होने वाला है, ये इवैल्यूएट करने के लिए कि हमारी कंट्री में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का क्या दर्जा रहा है, किस तरीके से हम इसको अपलिफ्ट कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर इस पर और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें हमें एनआईआरएफ की रैंकिंग से मालूम चल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको पहला टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। मूविंग अहेड टू द सेकंड न्यूज़, जहाँ पर हम 2024 में जो मानसून सीजन आया है उसका क्या इंपैक्ट हुआ है इंडिया के फूड हार्वेस्ट के ऊपर, इंडिया के खरीफ हार्वेस्ट के ऊपर और फूड इन्फ्लेशन के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है, इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं। ना आप जानते हैं कि जो इस साल का साउथ वेस्ट मानसून स्टार्ट हुआ था वो बहुत ही पुअरली स्टार्ट हुआ था, बिकॉज बिल्कुल भी बारिश यहाँ पर नहीं हो रही थी इंडिया में। तो जून और मई जो था वो बहुत ही बिलो एवरेज मानसून रहा, लेकिन जुलाई के अंदर मानसून ने रिकवरी की, जहाँ पर अबव नॉर्मल रेंज यहाँ पर हुए हैं। अभी भी अगर आप देखें तो बहुत सारे शहरों में लगातार बारिश होती जा रही है। बट कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार, झारखंड, कुछ नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट जैसे कि पंजाब, हरियाणा, जहां पर कंपैरेटिवली बारिश थोड़ी कम हो रही है और वहां पर फार्मर्स को रेनफॉल की अभी भी इंतजार है। वो इंतजार कर रहे हैं कि रेनफॉल आएगा तो जितने भी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं उसको वो लोग प्रॉपरली उगा पाएंगे। बट बाकी इंडिया में जो एक वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल हुआ है, अच्छी तरीके से जो रेनफॉल हुआ है, उसके कारण ओवरऑल जो हमारा प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है सारे के सारे खरीफ क्रॉप्स का, जैसे पैडी हो गया, पल्स, मेज, ऑयल सीड्स, जितने भी डिफरेंट क्रॉप्स हैं सबका कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है। जो रिजर्वायर्स है, बहुत सारे कैनाल्स वगैरह हैं, उनमें वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है, उसके कारण भी इरिगेशन बेटर तरीके से इस्तेमाल हो पाई है और क्रॉप प्रोडक्शन बेटर हुआ है। तो इन सब चीज़ों के कारण जो ग्लोबल लेवल पे जो प्राइसेस हैं उन्होंने किसी भी तरीके का कोई स्पाइक शो नहीं किया, मतलब इन्फ्लेशन शो नहीं किया गया है। एक प्राइस, नॉर्मल प्राइस जैसा होना चाहिए वैसा ही प्राइस है। सिमिलर केस दिखा गया है डोमेस्टिक प्राइसेस में भी, जहां पर प्राइस काफी ज्यादा स्टेबल है, किसी भी टाइप का कोई स्पाइक यहां पर शो नहीं किया गया है। अगर हम एक अच्छे खरीफ हार्वेस्ट सीजन की बात करें और साथ ही साथ एक स्टेबल ग्लोबल प्राइसेस की बात करें, ये दोनों चीजें अगर कंबाइन हो जाती हैं तो हमारे इंडिया में फूड इन्फ्लेशन कंपैरेटिवली कंट्रोल में रहता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है। अब देखो, इस साल जब मई जून में मानसून उतना अच्छा नहीं था तो आरबीआई ने ये कंसर्न दिखाया था कि हो सकता है कि इस साल फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, बट ऑब्वियसली मानसून के सही होने के कारण ये चीज़ यहाँ पर हट गई है और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक यहाँ पर सामने होकर आया है।
ना गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एफर्ट्स लिए हैं, जैसे कि उन्होंने खुद को बफर स्टॉक्स को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया है, टाइमली उन्होंने चीज़ों को इंपोर्ट किया है जिस चीज़ की भी कमी इंडिया के अंदर है, उसके कारण भी कहीं ना कहीं फूड प्राइसेस को रिड्यूस करने में इंडिया को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है। नाउ इस आर्टिकल के अंदर ये मेंशन है कि ऑल्दो देखो अभी तो लानीना का जो कंडीशन है वो चल रहा है, उसके कारण बारिश अच्छी हो रही है और क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, बट आने वाले कुछ सालों में जब ये मौसम शिफ्ट हो जाएगा एल नीनो के ऊपर, तब यहाँ बारिश कहीं ना कहीं बंद हो जाएगी। देखो एल नीनो का मतलब होता है जहाँ पे ड्रॉट टाइप कंडीशन इंडिया में क्रिएट हो जाता है, उसके कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं बारिश बंद हो जाएगी और हमारे भारत के अंदर चैलेंजेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें उस टाइम भी बेटर तरीके से उस चीज़ को करने की जरूरत है, उसको संभालने की जरूरत है। लेट्स मूव टू द थर्ड न्यूज, जहां पर हम इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर यूक्रेन ने, जैसा हम जानते हैं, रिसेंटली रशिया का एक कर्स्क रीजन है वहां पर इन्वेजन कर दिया था, मतलब यूक्रेन ने सामने बढ़कर अटैक किया है। ऐसा क्यों हुआ है और क्या इसके मोटिव्स हो सकते हैं उसको समझते हैं। देखो यूक्रेन ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर अंदर घुस गया है रशिया के अंदर, जहां पर प्लेस का नाम है कर्स्क ओब्लास्ट। तो ये चीज यूपीएससी डायरेक्टली अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर पूछ सकता है, बिकॉज यूपीएससी हैज अ टेंडेंसी ऑफ आस्किंग इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज। कर्स्क ओब्लास्ट ध्यान रखिएगा रशिया के अंदर है, जो जिसके अंदर यूक्रेन ने भी राइट नाउ अटैक किया हुआ है। अगर हम ओवरऑल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखें तो यूक्रेन का ये पर्टिकुलर अटैक जो है वो कर्स्क रीजन के अंदर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव है, बिकॉज वो जस्टिस को रिस्टोर करना चाहता है, वो रशियन फोर्सेस को पीछे धकेलना चाहता है। तो देखते हैं मोटिवेशंस क्या क्या हो सकते हैं यूक्रेन के पास इस पर्टिकुलर अटैक के लिए। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो ये हो सकता है कि यूक्रेन अगर किसी तरीके से रशिया के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को कंट्रोल कर ले तो आने वाले टाइम में वो उससे बार्गेन कर सकता है। मतलब यूक्रेन बोल सकता है कि आप हमारा ये वाला एरिया वापस करो, तब जाकर हम आपका ये वाला एरिया वापस करेंगे। सो जब रशिया से कभी भी फ्यूचर में नेगोशिएशंस वगैरह होंगे तो उस टाइम बार्गेनिंग पावर अपने पास लेवरेज रखने के लिए हो सकता है यूक्रेन ने ये पर्टिकुलर अटैक किया हो। सेकेंड, यूक्रेन ये भी चाहता हो सकता है कि रशियन टेरिटरी के अंदर ही एक बफर जोन बनाया जाए जो कि रशिया और यूक्रेन को अलग करे, सो दैट रशिया कभी भी यूक्रेन के ऊपर डायरेक्टली अटैक ना कर पाए। इस चीज के कारण एक बफर जोन बनाने की भी कोशिश जैसे यहाँ पर यूक्रेन यहाँ पे कर सकता है कर्स्क रीजन के अंदर। और तीसरा, एक ब्रॉडर स्ट्रेटजी का पार्ट हो सकता है ये चीज, जहां पर यूक्रेन जो है कर्स्क रीजन को बेसिकली कंट्रोल में लेकर के रशियन जो सप्लाई लाइंस है, जो कम्युनिकेशन है, जो फूड सप्लाई है, एम्यूनिशन सप्लाईज है, मतलब बंदूक और गोली को सप्लाई है, इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं वो कट करना चाहता है और कट करके बेसिकली वो अपना अपर हैंड लाना चाहता है इस पर्टिकुलर वॉर के अंदर। तो ये तीन मेजर मोटिवेशन हो सकते हैं जो यूक्रेन के पास इस पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए। क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं? देखो ये पर्टिकुलर जो स्टेप यूक्रेन के द्वारा लिया गया है, या तो बहुत ही सिग्निफिकेंटली चीज़ को एस्केलेट कर देगा, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा देगा, या फिर दोनों ही कंट्रीज को फोर्स करेगा नेगोशिएटिंग टेबल पर आकर बातचीत करने के लिए। अब आर्टिकल में ये कहना है कि अगर यूक्रेन कुछ महीनों तक इस पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड कर ले तो ये पूरे का पूरा वॉर का डायनामिक्स को ही चेंज कर सकता है, जहां पर रशिया कहीं ना कहीं बैकफुट पर चला जाएगा। और अभी के टाइम में रशिया का क्या रिस्पॉन्स रहता है यूक्रेन के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बात होगी, क्रिटिकल बात होगी, देखने वाली बात होगी, बिकॉज वहीं से कॉन्फ्लिक्ट का जो नेक्स्ट फेज है वो स्टार्ट होगा। अगर रशिया ने यहाँ पर हार्ड लाइन स्टांस चूज किया और यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो कहीं ना कहीं वॉर को बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, और अगर रशिया यहाँ पर नेगोशिएटिंग टेबल पर आ गया, बातचीत करने के लिए रेडी हो गया, तो ये वॉर खत्म होने की तरफ पहला कदम ले लेगा। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपरली समझ आ गई है। लेट्स टॉक अबाउट गोबेकली टेपे। गोबेकली टेपे एक प्लेस है टर्की के अंदर जो कि एक बहुत ही एंशिएंट साइट माना जाता है। रिसेंटली यहाँ पर एक आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी हुई है जहाँ पर अर्लीस्ट नोन कैलेंडर मिला है हमें। तो कैलेंडर कोई पीस ऑफ पेपर पे नहीं था, अदर वो कैलेंडर जो है वो डिफरेंट टाइप के, देखो अगर आप यहाँ देखोगे तो डिफरेंट टाइप के रॉक्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे रॉक्स मिले हैं जिसके ऊपर बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हैं वो यहाँ पर मैंशनड है। नो, ये ऑलमोस्ट 13,000 साल पुराना साइट है। तो अगर आप देखो अभी हम 2000 कुछ में चल रहे हैं, अगर 13 साल में जाओ तो हम 10,000 BC के आसपास में जाते हैं। यहाँ पर देखो बहुत सारे में इंट्रिकेटली कार्व्ड पिलर्स मिले हैं, मतलब ऐसे पिलर्स जहाँ पर बहुत सारी कार्विंग की गई है और उन कार्विंग के थ्रू एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स यहाँ पर दर्शाए हुए हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट पिलर वहाँ पर वो है जहाँ पर वी शेप्ड कार्विंग्स की गई हैं, और वी शेप्ड कार्विंग जो है वो शो करता है कि वो सोलर और लूनर कैलेंडर दोनों को फॉलो करते थे। सोलर मतलब सन बेस्ड और लूनर मतलब मून बेस्ड। इसका मतलब ये है कि वो सन को और मून की जो मूवमेंट्स है उसको प्रॉपरली ट्रैक करते थे, और ये चीज़ उनको हेल्प करती थी लॉन्ग टर्म सेलेस्टियल इवेंट्स को ट्रैक करने में। तो वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट डॉक्यूमेंटेड है जहाँ पर ये शो किया गया है कि 10,800 BC इस पर्टिकुलर टाइम में एक कॉमेट ने भारत के ऊपर, जो वर्ल्ड है इसके ऊपर हमला किया था। मतलब एक कॉमेट स्ट्राइक हुआ था अर्थ के ऊपर, और ये जो कॉमेट स्ट्राइक था इसके कारण बेसिकली यंगर द्रायस, आपने सुना होगा यंगर द्रायस के बारे में, यंगर द्रायस स्टार्ट हो गया था। यंगर द्रायस का मतलब है एक 1200 साल का आइस एज स्टार्ट हो गया था, जिसको हम पैलियोलिथिक एज कहते हैं। ये वही पैलियोलिथिक एज है जहाँ पर होमोसेपियंस आना स्टार्ट होते हैं, राइट। देखो यंगर द्रायस जो है ये 1200 साल का जो आइस एज था वो माना जा रहा है कि इसी कॉमेट स्ट्राइक के कारण हुआ था, जिस कॉमेट स्ट्राइक का मेंशन इस
गोबेकली तेपे के इस पर्टिकुलर जो वी शेप्ड बेसिकली वो है रॉक है, यहाँ पर मेंशन है। ये देखो आप देख सकते हो, दिस इज द मेन पिलर, इसी चीज़ के अंदर ये चीज़ मेंशन है। और माना जा रहा है कि यही जो यंगर ड्रायस था, इसके कारण बहुत सारे लार्ज एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब की डेथ हो गई थी और यहीं से बेसिकली हमारा कोल जो है वो सब बनना स्टार्ट हुआ था। अब देखो, ये जो डिस्कवरी हुई है ना, वो कहीं ना कहीं चैलेंज करती है हमारे एग्जिस्टिंग थ्योरी को अबाउट द ओरिजिन ऑफ द सिविलाइजेशन। हम मानते हैं कि जो 10,000 BC के आसपास में हम पैलियोलिथिक एज में चल रहे थे, और पैलियोलिथिक एज में हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे पास कोई स्पेसिफिक हमारे पास टूल्स नहीं थे, राइट। हमारे पास बहुत ही क्रूड टूल्स थे, हमारे पास प्रॉपर फूडिंग हैबिट्स नहीं थी, हम हंट करके खाते थे। बट यहाँ पर तो हमें ये मालूम चल रहा है कि 10,000 BC में यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर कैलेंडर था। तो अगर ये चीज़ सही साबित हो जाती है तो इसका मतलब है कि हमारी सिविलाइजेशन 10,000 BC के आसपास में बेटर होना स्टार्ट नहीं हुई है, रादर उससे पहले से ही हमारी सिविलाइजेशन काफ़ी स्मार्ट और काफ़ी एडवांस रही है। उसी कारण जो भी चीज़ें हम सोच रहे हैं अपने सिविलाइजेशन के बारे में, पास्ट के बारे में, वो उससे भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो सकती है, राइट। सो ये पर्टिकुलर डिस्कवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया की सिविलाइजेशनल या फिर वर्ल्ड की सिविलाइजेशनल जो कैपेबिलिटीज़ हैं या फिर जो वर्ल्ड की सिविलाइजेशन पास्ट है उसको यहाँ पर डिकोड करने के लिए। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। आज के डिस्कशन में टोटल 4 आर्टिकल्स थी और चारों को हमने डिस्कस कर लिया। सबसे पहले हमने NIRF की रैंकिंग्स के बारे में बात की, जहाँ पर हमने देखा कि IIT मद्रास और IIT बैंगलोर लगातार टॉप कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे हमने 2024 के मानसून सीजन और उसका क्या इंपैक्ट रहा इंडिया के खरीफ क्रॉप और फूड सप्लाई के ऊपर, इसको भी हमने देखा। हमने देखा कि स्टार्टिंग में जो मानसून था वो कंपैरेटिवली स्लो था, बट बाद में मानसून ने अपना एक पेस पकड़ लिया। उसके कारण जो ओवरऑल ग्लोबल और डोमेस्टिक प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में है और किसी भी तरीके का इन्फ्लेशन नहीं देखा जा रहा है। तीसरा हमने देखा कि यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक किया है, कर्स्क रीजन के अंदर अटैक किया है, और इसे कुछ मेन मोटिव्स हो सकते हैं, जैसे पहला लेवरेज लेने के लिए, दूसरा एक बफर स्टेट क्रिएट करने के लिए, या फिर तीसरा रशिया की सप्लाई लाइंस को कट करने के लिए। और चौथा हमने देखा गोबेकली टेपे, जो कि जो कि टर्की के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, जहां पर एक आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी हुई है, जिसके अंदर ये माना गया है कि 10,000 BC के आसपास में एक कॉमेट स्ट्राइक हुआ था अर्थ के ऊपर, जिसके कारण एक यंगर ड्रायस स्टार्ट हो गया था, यानी कि 1200 साल लंबा एक आइस एज स्टार्ट हो गया था, जिसके कारण जितने भी इंपॉर्टेंट एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, उस टाइम के बड़े बड़े एनिमल्स, बर्ड्स, वो सब यहाँ पर मारे गए थे। सो उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर डिस्कशन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो उससे आप कमेंट बॉक्सेस में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसे जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।